हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। थर्मोडायनेमिक में हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक पूरी थियरी और न्यूमेरिकल के साथ मैंने क्लियर करवा चुका हूँ। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, तो वो भाई पहले वो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक रिवीजन कर दे, उसके बाद आए सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक पे। क्योंकि पहले तो आपको यही समझना होगा व्हाई सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, व्हाई सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक इज कमिंग, यानी ये क्यों आया। सेकंड लॉ ऐसा भी लिख सकते हो कि व्हाई रिक्वायर ऑफ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक में जैसे कि आपने कोई मिल गया मूवी देखी होगी, कोई मिल गया के बाद क्रिस आया, क्रिस 1 आया, 2 आया, मतलब उसकी आगे की सीरीज। तो सेम टू सेम यहाँ ऐसा तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, तो आपको पहला वो जानना होगा कि लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक क्या है। तो पहले उसके लिए आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक समझना होगा। जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना होगा, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वो क्या कहना चाहता है, फिर आपको वो लिमिटेशन समझ में आएगी ना भाई। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक है, कोई भी इंटरव्यूअर पूछे, वाइवा पूछे, तो आपको पूछेगा कि व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, तो आपको क्या बोलना है, इट इज गिव द रिलेशनशिप, इट इज गिव द रिलेशनशिप, इट इज गिव द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी एंड वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी एंड वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी एंड वर्क एनर्जी, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। याद है आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वो कैसा था, यहाँ m था, यहाँ कुछ था, यहाँ प्लस q था, यहाँ m था, यहाँ कुछ था प्लस w, यानी ये देखो हीट और ये देखो आपका वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक क्या कहता था कि आप कोई सिस्टम को हीट दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। बट यही रुक जाओ, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक एंथैल्पी के बारे में बताता था U + PV, यानी ये क्या है आपकी इंटरनल एनर्जी। तो फ्रॉम दिस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे हमने क्या पढ़ा, U1 + P1 V1 करके हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स भी किए, जिसमें जो इंटर हीट देने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंजेस आता था वो हमने किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक एंथैल्पी के बारे में भी बताता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक के बारे में भी बताता है आपको कि थर्मोडायनेमिक के बारे में तो आपको क्या करता है, एंथैल्पी के बारे में भी बताता है। और ये है इंटरनल एनर्जी और दिस इज द वर्क, यानी वर्क तो आया आपका। ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना। दूसरी चीज, चलो रिलेशनशिप तो करते हैं कि भाई हीट दोगे तो वर्क दोगे, इतना मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक से पता चलता है। बट उसकी कुछ लिमिटेशन होगी, तो कौन आया, सेकंड लॉ आया। तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, वो बताता इंडिकेट तो करता था कि भाई हीट दोगे तो वर्क मिलेगा, बट विच अमाउंट आपको वर्क मिलेगा वो पता नहीं चलता था। आप हीट दोगे, वो क्या बताता था कि जितना हीट दोगे उतना वर्क मिलता है, बट इट इज नॉट परफेक्टली, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो उसी के बारे में एक लिमिटेशन है। दूसरा, आपको पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, बट इट इज द कन्वर्ट द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, वो आपको पता है। ठीक है, तो वो इंडिकेट करता था कि वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर फॉर्म, बट उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, उसकी डायरेक्शन डज नॉट आइडेंटिफाई, वो डायरेक्शन नहीं इंडिकेट करता था कि कौन सी डायरेक्शन में वो जाएगा। समझ में आ गया, ये है एक इसकी दूसरी रिलेशनशिप। दूसरा, ये जो पॉसिबिलिटी है एनर्जी ट्रांसफॉर्म की, जो पॉसिबिलिटी है ना, वो नहीं बताता था कि हर एनर्जी पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मतलब कई सारे ये लिमिटेशन थी, वो क्वांटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता था इन शॉर्ट।
क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बताता था कि भाई कितने क्वांटिटी में वो होगा कन्वर्जन, कौन से फॉर्म में कौन से में जाएगा वो तो बताता था, बट डायरेक्शन नहीं बताता, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि नहीं वो नहीं बताता। ठीक है, तो भाई ये कई सारे चीजें हैं, इसीलिए हमें सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो समझ में आ गया भाई कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक पहले तो क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है। ये सब लिमिटेशन को मुझे पूरा करना है, सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या है सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक आए। अब सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक में ये जो लिमिटेशन है वो हमें पूरी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको हीट का, एडियाबैटिक का, वो सब टर्मिनोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा। तो वो चालू ही कर देते हैं कि भाई सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, पहले ये सब समझ में आया तो ही आगे बढ़ना, अगर नहीं आया तो सेकंड बार देख लेना बैकवर्ड करके, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। देखो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक में पहली जो टर्मिनोलॉजी, पहली जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो क्या है, हीट रिजर्वॉयर। क्या होता है, हीट रिजर्वॉयर। अब ये हीट रिजर्वॉयर यानी क्या, पहले तो रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है, रिजर्वॉयर का मतलब होता है कि जहां टेम्परेचर हीट हमें उसमें क्या करना है, लेना भी है और देना भी है। ठीक है, जो आपको क्या करता है, सिंपल आपको देना भी है, गिव भी करना है हीट, और कभी रिक्वायरमेंट हो तो सेंड भी गिव देना भी है और ब्रिंग लाना भी है, ये दोनों चीज उसमें करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वो तो कोई भी कंटेनर में कर सकते हैं, बट ऐसा एक कंटेनर जिसमें ये भी करना है ये भी करना है, बट आपका टेम्परेचर, जो रिजर्वॉयर का टेम्परेचर है ना, वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। और दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि भाई हीट रिजर्वॉयर कैसा होना चाहिए। हीट रिजर्वॉयर ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो भी आप हीट की ले देन करें, ठीक है, बट उसका जो कंटेनर का टेम्परेचर है, जो रिजर्वॉयर का टेम्परेचर है, वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो थर्मल कैपेसिटी है वो हाई होनी चाहिए। कैसा रिजर्वॉयर होना चाहिए, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी उसकी हाई होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया थर्मल रिजर्वॉयर क्या है। और थर्मल कैपेसिटी कोई पूछे तो उसका मतलब क्या है, मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट, मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट, इसको मैं क्या बोलूंगा, थर्मल कैपेसिटी। तो ऐसा रिजर्वॉयर, ऐसा एक कंटेनर है जिसमें आपका जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कितनी भी हीट की आप गिविंग करो, ब्रिंग करो, बट उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। थर्मल कैपेसिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जिसमें हीट रिजर्वॉयर जब हम कई सारे जगह यूज करते हैं, जिसमें इंजन में भी यूज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो भी वायु, व्हाटएवर गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन, व्हाटएवर गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन, प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन दे आर स्टोर्ड इनटू द हीट रिजर्वॉयर। समझ में आया किसके लिए है, दे आर स्टोर्ड इन हीट रिजर्वॉयर। तो हीट रिजर्वॉयर किसके लिए काम है, हमें जो गैसेस अभी जरूरत नहीं है बट बाद में जरूरत पड़ेगी उसको स्टोर करने के लिए, स्टोर्ड इनटू द हीट रिजर्वॉयर। समझ में आ गया भाई व्हाट इज हीट रिजर्वॉयर, वो किसके लिए यूज होता है। तो वो छोटी छोटी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसका यूज क्या है, वो कैसा होना चाहिए, कैसा उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसके लिए यूज है, वो मैंने समझा दिया। तो दिस इज द हीट रिजर्वॉयर। एक सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक का वन इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको रिक्वायरमेंट होगी सिस्टम में। दूसरी चीज आपको सीखना है व्हाट इज सोर्स, व्हाट इज सोर्स। सोर्स यानी जैसे कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो उसका सोर्स कौन है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स। तो वही है सोर्स, यानी जहां से मुझे एनर्जी मिले, एनर्जी जहां से मिले ना, एनर्जी जहां से मुझे मिले वो क्या कहलाता है, सोर्स। और उसको मैकेनिकल की भाषा में प्राइम मूवर भी कहा जाता है। जो लोग सही से एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े हो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में, उनको पता होगा कि व्हाट इज प्राइम मूवर। प्राइम मूवर यानी एनर्जी जहां से प्रोड्यूस होती है और वही एनर्जी का यूज करके हम सारे सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है,
जो हीट रिजर्वॉयर या हीट इंजन है, अब ये एनर्जी कहाँ जाएगी भाई? ये एनर्जी का जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कहाँ जाएगी? हीट इंजन में जाएगी। कहाँ जाएगी? हीट इंजन में जाएगी। और हीट इंजन क्या करेगा? आपका वर्क करेगा। क्या करेगा? आपका वर्क करेगा। ठीक है, समझ में आया? सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वही एनर्जी हीट इंजन चलाने के लिए, और इंजन क्या करेगा? आपको वर्क करेगा। ठीक है, वो आपको यूज करना है वो एनर्जी, और आपको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना। दूसरा चीज, यहाँ जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका टेम्परेचर T1 है और लास्ट में उसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ केसेस में T1 आपका बड़ा होता है कंपेयर टू T2, क्योंकि जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका टेम्परेचर कैसा होता है? बड़ा होता है। सिंपल सी बात है। जब काम हो जाता है तो वो थोड़ा लूज हो जाएगा, यानी टेम्परेचर मैंने T2 बोल दिया, तो हमेशा T1 ज्यादा होता है कंपेयर टू T2। समझ में आ गया भाई ये चीज क्या है? अब इसको कैसे बोला जाता है? और तीसरी चीज है आपकी सिंक। पहले क्या आया? रिजर्वॉयर आया, फिर सोर्स आया, और सोर्स का उल्टा कौन होता है? सिंक। सोर्स का उल्टा कौन होता है? सिंक होता है। ठीक है, वो चीज ध्यान रखना। सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो कहां जाती है? वो कहां जाती है? सिंक में जाती है। यानी हम बोल सकते हैं कि इट इज द स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस एनर्जी। इट इज द स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस एनर्जी। जो भी प्रोड्यूस होती है ना एनर्जी, उसको वो स्टोर कर लेता है और इंजन को देता है काम करने के लिए। वो चीज याद रखना। दूसरी चीज, ये जो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कैसा होता है? लोअर होता है। टेम्परेचर उसका लोअर होता है कंपेयर टू द सोर्स, क्योंकि सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जहां कहां जाती है? सिंक पे, जहां टेम्परेचर आपका कैसा होता है? लोअर होता है। ठीक है, और दूसरी चीज जो हीट इंजन होती है, ठीक है, हीट इंजन के बाद क्या आता है? आपका सोर्स। मैंने बोला सिंक आता है। समझ में आया ये पूरा? पहले सोर्स आता है, एनर्जी किसको देता है? हीट इंजन को, और हीट इंजन वर्क करने के बाद जो भी बचता है वो कहां जाता है? सिंक में बचता है। इसीलिए मैंने बोला, और लास्ट में आपका वही T2, कि वही T2 आपका कैसा होता है? लोअर होता है। आपके सिस्टम समझ में आया कहां से कहां? इसीलिए मैंने पहले स्टार्ट किया रिजर्वॉयर स्टोर करने के लिए। सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये इंजन चलता है, आपको वर्क मिलेगा, और जो भी बाकी बची एनर्जी है वो किस में जाएगी? सिंक में जाएगी। So that the sink temperature is the very lower compared to the source। पूछा जाता है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसका नहीं होता है। वो चीज आप क्या ध्यान रख लेना। अब जो ये सारी हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े ना, वो किसमें काम होगा? रेफ्रिजरेटर में कैसे काम करता है, ये सारी चीजें वो जरा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे साइक्लिक हीट इंजन। अब क्या होगा? सीधा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। यहाँ जो एनर्जी बचेगी वो कहाँ आएगी? यहाँ जो एनर्जी बचेगी आपकी वो वेस्ट थोड़ी करना है। वो जो बची हुई एनर्जी फिर से साइक्लिक में लाना है, और उसको क्या करना है? साइक्लिक हीट इंजन हमें बनाना है। सिंपल सी चीज है। समझ में आया? साइक्लिक हीट इंजन क्या है भाई? और उसमें मेन पर्पस वही है। हीट इंजन से आपने क्या बनाया? एनर्जी से आपका इंजन यानी वर्क हुआ। मतलब एक पूरा कॉन्सेप्ट आपका हीट एनर्जी टू किस में कन्वर्ट होगा? आपका वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो आपका फर्स्ट लॉ भी वही बताता है। बट उसमें डायरेक्शन पता चली ना, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक में डायरेक्शन पता चले कि भाई कहां से कहां जा रहा है और कितनी क्वांटिटी में जा रहा है। वही भी समझ में आ गया कि पहले का टेम्परेचर आपका ज्यादा है, लास्ट में टेम्परेचर आपका कम है। तो ये चीज यहाँ एक सीखनी थी। ठीक है, समझ में आ गया साइक्लिक हीट इंजन क्या है क्या नहीं। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर, टर्मिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन के साथ खत्म हुआ। अब हम क्या सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपका रेफ्रिजरेटर में हीट इंजन कैसे काम करता है, पावर प्लांट कैसे काम करते हैं, कितना वर्क देना पड़ेगा, कितना हमें मिलेगा, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे पार्ट 2। इसमें पूरा आपका इंट्रोडक्शन हो गया है पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 पे आने से पहले आप ये फिर से रिवाइज कर लेना, और ये रिवाइज करने से पहले आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कंप्लीट होना चाहिए विद न्यूमेरिकल्स। तो आपको कुछ पता चलेगा कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर लो, अपनी कॉपी में भी लिखो,
और नेक्स्ट मंथ में आपकी एग्जाम है यूनिवर्सिटी में। तो भाई सही से आप पढ़ो, सभी सब्जेक्ट में अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। एंजॉय तो करना ही है लाइफ को एग्जाम के बाद, बट अभी सारे स्टूडेंट्स ये सब पढ़ने के लिए बैठ जाओ, बाकी लास्ट दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं और क्या ना करूं, फिर दोस्तों को ही फोन करने में सारा समय चला जाएगा, भाई तू क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। तो एक वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ ताकि उनको भी पता चले कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।